अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। जिस तलाश में आप यहाँ आए हो बेसिक से इंग्लिश को सीखने की, वो तलाश आपकी यहाँ आकर के पूरी होती है। बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश को रोज़ हम इन क्लासेस के ज़रिए सीखते हैं। आज सुबह का सेकेंड एडिटोरियल पढ़ेंगे। सेंट्रलाइजिंग टेस्ट इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है एक नए एंट्रेंस एग्ज़ाम पे जो सभी यूनिवर्सिटीज़ में अभी लगेगा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए। फटाफट से आ जाओ अपने क्विज़ पे। अगला आधा घंटा इस आर्टिकल में आप इन्वेस्ट करेंगे और ये कुछ क्वेश्चंस हैं कॉम्प्रिहेंशन के, वोकैब के, ग्रामर के, जो आपको सॉल्व करने हैं। यहीं पे सीखोगे और इन्हीं पे अप्लाई करना है जो आप सीख रहे हो इन्हीं क्वेश्चंस पे। क्लास के लास्ट में इनका सॉल्यूशंस करवा दूंगा मैं। एक ट्राई आप अभी दे सकते हो। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आइए कुछ नया सीखते हैं। आज रात को 9:30 बजे खबरी पे लाइव रहेंगे। आकर के डिस्कस कर सकते हो आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स को। फ़ोन पे बात भी कर सकते हो। खबरी ऐप है, इसका लिंक रखा है कमेंट सेक्शन में, जाके डाउनलोड कर लेना। आज की थीम रहेगी अपनी डिस्कशन की कि इंग्लिश के पेपर में कैसे क्वेश्चंस को पहले किया जाए और कैसे क्वेश्चंस को बाद में किया जाए ताकि मार्क्स को बूस्ट कर सके। 9:30 बजे लाइव है, ज़रूर से आएँ, डाउनलोड करके रखें खबरी ऐप। कह रहा है सेंट्रलाइजिंग टेस्ट। देखिए टेस्ट तो आप जानते ही हैं, इम्तिहान, एग्ज़ाम, है ना। सेंट्रलाइज करने का मतलब होता है एक सेंटर पे लाना। बहुत सारे टेस्ट जो अलग अलग राज्यों में होते हैं, भारत के अलग अलग स्टेट्स में, उन सभी टेस्ट को अब सेंट्रल गवर्नमेंट करवाने का सोच रही है। धीमे धीमे करके आपको नेशनल लेवल पे एक ही टेस्ट मिला करेगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आगे बात समझ में, सेंट्रलाइज किया जाएगा, उसको डिसेंट्रलाइज फॉर्म से कंसंट्रेटेड फॉर्म में लाया जाएगा। बात की जा रही है यहाँ पे ऑन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स एंड मेरिट। एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और उसकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। चलिए अब इस पूरे मामले को डिटेल में हमें पढ़ना है। इसके टाइटल पैराग्राफ से पता लगेगा क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है अ कॉमन टेस्ट एज द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ मेरिट फॉर एडमिशन इज प्रॉब्लमेटिक। कह रहा है कॉमन टेस्ट है ना, कॉमन टेस्ट मतलब सभी का एक जैसा। आप राजस्थान में हो, हरियाणा में हो, केरला में हो, के नॉर्थ ईस्ट में हो, कह रहा है ऑल इंडिया लेवल पे एक कॉमन टेस्ट जो होगा ना, और किस तौर पे भाई, एज लगा के बता रहा है, सोल डिटर्मिनेंट के तौर पे। सोल मतलब अकेला, डिटर्मिनेंट मतलब डिटरमाइन करने वाला, निर्धारित करने वाला, किसी चीज़ को पक्का करने वाला। कह रहा है एक ऐसा टेस्ट जो ऑल इंडिया लेवल पे होगा, हर स्टेट में लागू पड़ेगा, और जो सोल डिटर्मिनेंट होगा, अकेला डिटर्मिनेंट होगा मेरिट लिस्ट का, और किसके लिए, एडमिशन के लिए। कह रहा है ऐसा टेस्ट अपने आप में बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। अब इस आर्टिकल में हमें बताएगा कि अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग कंडीशंस हैं, कहीं गरीब ज़्यादा हैं, कहीं अमीर ज़्यादा हैं। तो एक सिंगल टेस्ट अगर हर स्टेट पे अप्लाई कर दोगे, समस्याएं उससे और बड़ी भी हो सकती हैं बजाय कम होने के। समझ गए। अ कॉमन टेस्ट की वर्ब है इज, सब्जेक्ट मिलेगा ग्रीन में, वर्ब मिलेगी पिंक में। पूरे पेशेंस से क्लास को देखो, सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ो। 10 से 15 दिन के अंदर इंग्लिश का दिमाग से डर निकल जाएगा और 2 से 3 महीने में गाड़ी पटरी पे आ जाएगी, है ना। पेशेंस की बात है सारी। सब्जेक्ट वर्ब को जरूर पकड़ते जाना है हर सेंटेंस में, ग्रीन और पिंक कलर में, ठीक है। येलो कलर में कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचता हूँ, जो एडजेक्टिव, एडवर्ब कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, डिटर्मिनेंट मतलब जो डिटर्मिन करे, जो निर्धारित करे, जो आपका डिटरमाइनिंग फैक्टर हो। जैसे आपकी पढ़ाई जो है ना, वो आपकी डिटर्मिनेंट का, आपकी सक्सेस का डिटर्मिनेंट है। जितनी पढ़ाई करते हो, जितनी मेहनत करते हो, स्मार्टली वर्क करते हो, उतना ही बड़ा सक्सेस आपको मिलेगा। डिटर्मिनेंट है आपकी सक्सेस का। चलिए अब फटाफट से अपने वोकैब का बूस्टर लेते हैं जल्दी से। प्रॉब्लमेटिक वर्ड आपने देख लिया। प्रॉब्लमेटिक वो चीज़ होती है जो प्रॉब्लम को पैदा करे। मैंने मैटिक, ये लास्ट में आप देख रहे हो ना, एटिक, मैटिक मैटिक मैटिक, 5-6 वन वर्ड्स आपके सामने लिख दिए हैं। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, कितना आपको आता है देखो पहले। प्रॉब्लमेटिक, प्रैग्मेटिक, एनिग्मेटिक, डॉगमेटिक, अरोमेटिक और न्यूमिस्मेटिक, इन सभी वर्ड्स में मतलब क्या मीनिंग होते हैं इनके, इन वन वर्ड्स के। चलो आराम से वीडियो को पॉज कर लो, शायद 1 या 2 आपको आते होंगे। अब याद रह जाएंगे सारे के सारे, एक साथ ही करवा रहा हूँ, ठीक है। प्रॉब्लमेटिक जो प्रॉब्लम को पैदा करे, समथिंग दैट कॉजेज प्रॉब्लम, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही समझ गए आप। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक वो होता है जो व्यवहारिक हो, जो प्रैक्टिकल हो, ठीक है। आज ये वर्ड प्रैग्मेटिक आर्टिकल में आप अभी देखने वाले हो। प्रैग्मेटिक मतलब जो प्रैक्टिकल हो, व्यवहारिक हो। इसके लिए एक अच्छा वर्ड है एम्पेरिकल, जो सुना सुनाया ना हो, जो हमने टेस्ट किया हो लेबोरेटरी के अंदर, है ना, एम्पेरिकल, ठीक है, व्यवहारिक या प्रैक्टिकल।
एनिग्मेटिक वो चीज़ होती है जो एनिग्मा से बनी हो। एनिग्मा का मतलब होता है मिस्ट्री या पजल, एनिग्मेटिक का मतलब है पजलिंग या मिस्टीरियस। जैसे कोई केस है आरुषि मर्डर केस, तो ये एक एनिग्मेटिक केस है, पूरे देश को इसने पजल करके रखा है, सीबीआई को भी पजल किया हुआ है, मिस्टीरियस केस है। आ रही है बात समझ में? जिसमें मिस्ट्री हो, एनिग्मा हो, एनिग्मेटिक। अच्छा, डोगमेटिक, जिसमें डोगमा हो। डोगमा मतलब कट्टरवाद, आपने कोई सिद्धांत पकड़ लिया कि ऐसा 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 होता है, मैं तो इसी कोई ज़िंदगी भर इस पर चलूँगा, तो आप हो जाओगे डोगमेटिक। हिंदी में बोलते हैं इसको कट्टर, इसको रेडिकल भी बोल सकते हैं और इसको हार्ड लाइनर भी बोल सकते हैं। ठीक है, बस सोच लिया और दिमाग में बैठा लिया और अब उसी को करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, डोगमेटिक। अरोमेटिक, जिसमें अरोमा हो। अरोमा का मतलब होता है खुशबू, अरोमेटिक मतलब जिसमें अच्छी खुशबू आपको आए, अरोमेटिक। ठीक है। न्यूमिस्मेटिक एक वन वर्ड है, न्यूमिस्मेटिस्ट नाम के नाउन से बना है, न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। ठीक है, कॉइन्स और मेडल्स वगैरह इस तरह के कॉइन्स होते हैं ना, जो इकट्ठे करता है, तो न्यूमिस्मेटिस्ट कॉइन्स को कलेक्ट करने वाला, कॉइन कलेक्टर जो होता है, जिसकी हॉबी होती है, उस आदमी की जो ये आर्ट होती है ना, उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, उस आदमी से जुड़ी हुई कोई स्टडी होती है, कोई रिसर्च होती है, इस कॉइन को कलेक्शन करने का जो फील्ड है, इस फील्ड से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ है न्यूमिस्मेटिक। जैसे न्यूमिस्मेटिक रिसर्च हो सकती है, न्यूमिस्मेटिक बुक्स हो सकती हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, न्यूमिस्मेटिस से बना है, कॉइन कलेक्टर से ये वर्ड बना हुआ है। मिल गया सॉलिड वोकैब पंच। चलो, वर्ड्स को दिमाग में बैठाना पड़ेगा, एक साथ उनका जाला बना के, वेब बना करके, तभी आपको पेपर में याद आएंगे। अब एक काम करते हैं, आर्टिकल की सारी वोकैबुलरी मैं आपको एक साथ दिखा देता हूं ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ते जाएं। उसी के साथ ऐड करना चाहूँगा, आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स को मॉक टेस्ट के लिए मैं रिफ़र करूँगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी ये है कि इसमें 470 एग्जाम्स के 34,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल हैं। अब 34-35 हज़ार मॉक टेस्ट हैं, तो इसमें ईजी भी होंगे, डिफ़िकल्ट भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, हर तरह के मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सभी एग्जाम से एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी 399 से, 3 साल की वैलिडिटी में 599 से। लेकिन 1 ईयर पास और 3 ईयर पास पे अगर आप कोड लगाते हैं YT10 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है 1 ईयर पास 360 में और 3 ईयर पास 540 के अंदर। जरूर से डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं, कोड लगाएं YT10। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। चलो, अभी जो वर्ड्स करवाए थे वो एक्स्ट्रा वर्ड्स थे, अब ये हैं इस आर्टिकल में मिलने वाले वर्ड्स। पहला वर्ड है डॉक्ट्रिन, एक वर्ड है ओवरचर, एक वर्ड है ब्रिंग अबाउट, कर चुके हैं तीनों वर्ड्स पहले। फिर एक वर्ड है एम्पेरिकल, प्री ऑक्यूपेशन और होलसम। इनमें से 5 वर्ड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आज एक नया वर्ड आपको खाली जो है ऐड करवा रहा हूँ, प्री ऑक्यूपेशन। टेलीग्राम ग्रुप पे रखी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो शीट को, रोज़ अपडेट होती है। इसका आज मैं लिंक डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, रोज़ भूल जाता हूँ है ना, आज कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक भी डाल दूंगा। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है प्रिंसिपल या बिलीफ, अभी 2 दिन पहले किया था। इसको टेनेट, डॉगमा, एडिक्ट, प्रिसेप्ट, अभी देखा ना डॉगमेटिक, जो डॉगमा से बनाओ, जो डॉक्ट्रिन से या प्रिंसिपल से या बिलीफ से बनाओ, डॉगमेटिक है ना। तो इसको इस सारे बोलते हैं, सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अब इनके एक सिनोनिम है मैक्सिम, जिसको आज आप आर्टिकल में देखेंगे। डॉक्ट्रिन का, प्रिंसिपल का, बिलीफ का, डॉगमा का एक सिनोनिम है मैक्सिम। कल आया था प्रीसेप्ट, आज आया मैक्सिम। डेमोक्रेसी इज़ द अदर नेम ऑफ द डॉक्ट्रिन या प्रीसेप्ट या मैक्सिम ऑफ सोशल इक्वालिटी। सामाजिक समानता के जो डॉक्ट्रिन है, जो प्रिंसिपल है, उसका दूसरा नाम है जनतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। आई बात समझ में? मैक्सिम, आज इस वर्ड को आज आर्टिकल में देखने वाले हैं। फिर एक वर्ड है ओवरचर। ओवरचर का मतलब होता है पहले आने वाली चीज़ जो दूसरी वाली चीज़ की तरफ इशारा करे, इंट्रोडक्शन हो। जैसे ड्रिंक्स वर ओवरचर टू डिनर, ड्रिंक्स वर ओवरचर टू डिनर। ड्रिंक्स जो थी वो प्रिकर्सर थी, ओवरचर थी, इंट्रोडक्शन थी डिनर का। तो डिनर से पहले कुछ ड्रिंक्स ली, जो लोग पीते थे उन्होंने पिया, उसके बाद उन्होंने खाना खाया। आइए बात समझ में? इसको प्रेफेस या प्रील्यूड भी बोलते हैं, जो चीज़ पहले आती है ना वो हमेशा ओवरचर कहलाती है। इसको प्रिकर्सर भी बोलते हैं। प्रिकर्सर नाम का वर्ड ओवरचर का सिनोनिम जो आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। याद रखें, ओवरचर टू, प्रिकर्सर टू, ये वर्ड ऐसे ही चलते हैं। ओवरचर का एक और मीनिंग भी है, प्रिलिमिनरी एडवांस। चलो, आज ये आर्टिकल में आया नहीं है, दूसरा वाला मीनिंग मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले कर भी चुके हैं, थोड़ा सा आप चेक कर लेना है ना। दूसरा मीनिंग भी होता है ओवरचर का, किसी को आप सामने से एडवांस करते हो ना, दोस्ती के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, उसको भी ओवरचर बोला करते हैं। ठीक है, चलो, एक फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी चीज़ को नया लेकर के आना, पैदा करना। जैसे कोई चेंज लेकर के आए, कोई भी चीज़ नई लेकर के आते हो ना, उसको ब्रिंग अबाउट करते हैं आप, है ना, प्रोड्यूस करते हो जब भी किसी चीज़ को। कंटिन्यूस वॉर्स ब्रॉट अबाउट
अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, लगातार चलने वाली लड़ाइयों ने ब्रिंग अबाउट किया। अब देखो सेकंड फॉर्म है ब्रॉट अबाउट, लगातार चलने वाली लड़ाइयों ने, जंगों ने ब्रॉट अबाउट किया एक बड़ी अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन को, बहुत बड़ी तबाही को। आगे बात समझ में, ब्रिंग अबाउट। अब देखो ब्रिंग अबाउट के सिनोनिम में जर्मिनेट, प्रोड्यूस, एंजेंडर, जनरेट, बीगेट और स्पॉन। सारे ही अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर क्लास में रेगुलर हो तो स्पॉन नाम का वर्ड आज आप आर्टिकल में पहली बार देखोगे। किसी भी चीज़ को नया पैदा करना कहलाता है स्पॉन करना या ब्रिंग अबाउट करना। चलो आगे बढ़े। एम्पेरिकल, एम्पेरिकल का मतलब बताया मैंने आपको, जो ऑब्जर्वेशनल हो, जो प्रैग्मेटिक हो, जो व्यवहारिक हो, प्रैक्टिकल हो, एक्सपेरिमेंटल हो, है ना, एम्पेरिकल। एम्पेरिकल स्टडीज हैव शॉन द इफेक्टिवनेस ऑफ आयुर्वेदा इन ट्रीटिंग सेवरल लाइफस्टाइल डिसीजेस। जो प्रैक्टिकल स्टडीज हुई हैं, जो व्यवहारिक स्टडीज हुई हैं, उन्होंने दिखाया है असरदार होने को आयुर्वेद के, और किसमें, लाइफस्टाइल डिसीजेस को ट्रीट करने में। लाइफस्टाइल डिसीजेज मतलब जो हम जानबूझ करके अपने सर पे लेते हैं ऐसी बीमारियां, यानी कि ब्लड प्रेशर, यानी कि मोटापा, है ना, हार्ट डिसीज़ है, शुगर है, तो लाइफस्टाइल डिसीज़ में आयुर्वेदा काम करता है। एम्पेरिकल स्टडीज़, प्रैग्मेटिक या प्रैक्टिकल स्टडीज़ ने हमें बताया है। सेंटेंसेस से जब तक वर्ड्स को कनेक्ट नहीं करोगे वो वर्ड्स आपके नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान आज बिठा लो दिमाग में, ठीक है। प्री ऑक्यूपेशन एक नया वर्ड है। आप पहले से किसी चीज़ से ऑक्यूपाइड हो, ऑक्यूपाइड होने का मतलब होता है बिजी, वहीं से वर्ड बनाया प्री ऑक्यूपेशन। जब आप किसी चीज़ से पहले से ही ऑक्यूपाइड होते हो, बिजी होते हो, उस चीज़ के लिए आप धुनी यानी कि ऑब्सेस्ड हो जाते हो, उस चीज़ के लिए आप पागल हो जाते हो, मैनियक हो जाते हो, फिक्सेटेड हो जाते हो। आपका प्री ऑक्यूपेशन और कुछ नहीं, आपकी सनक है, आपका ऑब्सेशन है। हर प्री ऑक्यूपेशन विद मनी इरिटेट्स एवरीवन। उसकी जो सनक है पैसे को लेकर के सभी को इरिटेट करती है। आगे बात समझ में, हमेशा से पहले से ही आप ऑक्यूपाइड हो किसी चीज़ को लेकर के, तो सनक है आपके मन में ना, ऑब्सेस्ड हो आप उस चीज़ से। तो प्री ऑक्यूपेशन का एक सिनोनिम है मेनिया। कौन सा वाला है आज, ऑब्सेशन। हाँ, ऑब्सेशन को आज आप आर्टिकल में देखोगे, ठीक है। प्री ऑक्यूपेशन, ऑब्सेशन, मेनिया या फिक्सेशन एक ही बात है। लास्ट वर्ड है होलसम, बहुत दिनों बाद आया है, बहुत अच्छा वर्ड है। होलसम का मतलब होता है जो अच्छा हो, डिसेंट हो, हेल्थफुल हो, अप्रोप्रिएट हो। इसके दो बड़े अच्छे सिनोनिम है, सेल्यूब्रस, सैल्यूटरी। पिछले 10 साल के पेपर निकाल लो एसएससी के, बैंक के, ये वर्ड्स आपको 4-4, 5-5 बार मिल जाएंगे आरसी के अंदर और वोकैब के अंदर। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं, है ना। सेल्यूब्रस, सैल्यूटरी, जो चीज़ बड़ी अच्छी हो, बड़ी समझ गए ना, हर तरफ से अच्छी हो, उस चीज़ को बोलते हैं सेल्यूब्रस या सैल्यूटरी। खाने पीने की चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो जो अच्छी हो ना, होलसम होती है या सेल्यूब्रस होती है। चिल्ड्रन नीड अ होलसम एनवायरनमेंट टू ग्रो फिजिकली एंड मेंटली। बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए होता है फिजिकली और मेंटली ग्रो करने के लिए। चलिए, वोकैब डिटेल में हो चुकी है, बहुत अच्छा वोकैब पंच मिला आपको आज, है ना। आ जाओ फटाफट से एक समरी दे दें आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए सरकार क्या कर रही है, सरकार एक नया टेस्ट लेके आ रही है, CUET। ये टेस्ट कहाँ पे लगेगा, अगर आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, प्रोग्राम्स में एनरोल होना है सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो सरकार की ग्रांट पे चलती हैं। अभी भारत में तकरीबन शायद 45-50, है ना, 54 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें से 45 पे ये टेस्ट लगेगा। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है, होना भी चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ये पार्ट भी है कि कॉमन टेस्ट लगाओ और सबको बराबरी का मौका दो। लेकिन इस टेस्ट को सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में लगाने से एक प्रॉब्लम होने वाली है। प्रॉब्लम यह है कि अभी भी देश में अमीर और गरीब के बीच में बहुत बड़ी खाई है, और ये टेस्ट पूरी तरीके से CBSE बोर्ड के एग्जामिनेशन के, CBSE बोर्ड के सिलेबस पे बेस्ड है। अगर इस टेस्ट को आपने आज की आज लगाया तो आप क्या करोगे, स्टेट बोर्ड में हिंदी या गुजराती या मराठी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों के साथ इनजस्टिस कर दोगे, क्योंकि उनको अंग्रेजी ठीक से आती नहीं है। CBSE बोर्ड का टेस्ट लग गया तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप के साथ वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो कह रहे थोड़ा सा पहले आप सबको बराबर लेवल पे लाओ, 2-3 साल के लिए कुछ ऐसा करो, उसके बाद ही ऐसे टेस्ट को आपको अप्लाई करवाना चाहिए। आज की टोन है वार्निंग, वार्न कर रहा है अगर टेस्ट को लगाया तो क्या हो सकता है, ठीक है। प्रॉब्लमेटिक काम है सारा का सारा। अब और भी बहुत सारे आर्गुमेंट्स देगा, कोविड-19 की वजह से क्या हुआ, है ना, सब चीज़ें आपको इस आर्टिकल में थोड़े से डिटेल के अंदर बताने वाला है। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स अपनी ऐप को जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, योर इंग्लिश ट्यूटर। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक डाल रहा हूँ। आपको यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइसेस में अच्छे और बेहतरीन कोर्सेज मिलते हैं, डिस्क्रिप्टिव का, बैंकिंग का, SSC का, सभी कोर्स मैं खुद बनाता हूँ। फ़ायदा आप इनका ऐप पे जा करके ले सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। अपनी ऐप को डाउनलोड करें, YT योर इंग्लिश ट्यूटर, प्ले स्टोर पे रखी हुई है। क्वालिटी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको ऐप पे मिलते हैं। बैंकिंग का कॉम्बो है, प्रीलिम्स, मेंस, क्लरिकल PO, फिर राइटिंग स्किल्स का कोर्स है, साथ में आपको मिलेगा SSC का कोर्स, 1 साल की वैलिडिटी का, 1 या 2 दिनों में लॉन्च हो जाएगा।
ऐप के कोर्सेज अफोर्डेबल हैं क्योंकि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाता हूँ, सिर्फ इतना ही प्रॉफिट आता है कि मैं टीम की सैलरीज दे सकूँ, ऐप घाटे में नहीं चले। तो इनका फ़ायदा आप ले सकते। कमेंट सेक्शन में लिंक है ऐप का, ज़रूर से जाके ट्राई करें। करें द डिसीजन टू conduct a common university entrance test CUET for admission in undergrad programs in all university grants commission funded central universities or CUs from 22-23 has triggered concerns। ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको डिस्क्रिप्टिव में बहुत फ़ायदा देगा जब भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ऐसे आएगा, तो ध्यान से समझना है इसको पूरे मामले को। कह रहा जो डिसीजन है ना, जो फैसला है, अच्छा किस चीज़ का भाई, कंडक्ट करने का। अच्छा किसको, एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को, यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस लेने के लिए, एडमिशन करने के लिए कॉमन टेस्ट को। अच्छा इसकी फुल फॉर्म तो बता दी, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, एक्रोनिम क्या है, इसका एक्रोनिम है CUET। अच्छा किस लिए होगा ये होगा एडमिशन के लिए। अच्छा किस में, BA वाले कोर्स में, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, है ना, BSc BA BCom। और कहाँ पे, सभी यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट कमीशन की फंडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, सारी की सारी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जिनको UGC का पैसा जाता है, ठीक है। और इनको बोलते क्या हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CU। और कब से, सन 2022-23 से। कह रहा है ऐसा जो डिसीजन है ना, इस टाइप के एक टेस्ट को इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए, इस तरह के कॉलेजेस में लगाने का, इस तरह के साल से। कह रहा ऐसा जो डिसीजन है ना, इसने ट्रिगर कर दिया है, भड़का दिया है, हवा दे दी है बहुत सारे कंसर्न्स को, बहुत सारी चिंताओं को। सेंटेंस को पढ़ने का यही तरीका है, पीस बाय पीस पढ़ो और लास्ट में दिमाग में प्रोसेस करो। तो टेस्ट है, कंडक्ट करवाएगा इस तरह का, एडमिशन मिलेगा इस तरह के प्रोग्राम्स में, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में, और इस साल से, और इससे आ गए हैं कंसर्न्स। डिसीजन की वो है ट्रिगर्ड। बढ़े आगे, ट्रिगर करना मतलब भड़काना किसी चीज़ को। कह रहा नो डाउट द प्रपोजल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विच एडवोकेट्स कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर अंडरग्रेड एंड ग्रेड एडमिशंस एंड फेलोशिप्स। अब कह रहा कोई डाउट नहीं है इस बात से भी, हमें सरकार की मंशा पे कोई डाउट नहीं है कि ये जो प्रपोजल सरकार ने लिया है इस टेस्ट को लाने का, ये हैविली इन्फ्लुएंस्ड है, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और किसके द्वारा भाई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा जो पिछले ही साल आई है। अब कौन सी पॉलिसी है, ये वो पॉलिसी है जो एडवोकेट करती है, वकालत करती है सब इंसानों के लिए एक ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन को, सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स को। और किसके द्वारा, सरकार की इस एजेंसी के द्वारा जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और किस चीज़ के लिए, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए, ठीक है। और किसके लिए, फेलोशिप्स के लिए। फेलोशिप का मतलब होता है रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ये मैं आपको भी समझा दूंगा। आई बात समझ में। तो कह रहे सरकार की मंशा बुरी नहीं है, हमें कोई डाउट नहीं है, ये सारा प्रपोजल जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से आया है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सबके लिए कॉमन टेस्ट हुआ करेगा। अब सरकार ने डिसीजन ले लिया कि कॉमन टेस्ट हम करवाएंगे। आगे बात समझ में। प्रपोजल की वर्ब है इज इन्फ्लुएंस्ड, पैसिव वॉइस में। विच की वर्ब है एडवोकेट्स, एडवोकेट का मतलब होता है वकालत करना। विच आया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए, सरकारी पॉलिसी है तो आगे द लगा हुआ है, नेशनल का N बड़ा है, एजुकेशन का E बड़ा है, P का, पॉलिसी का P बड़ा है। प्रॉपर नाउन हमेशा अपने लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच या हु लेते हैं, इंसानों के लिए हु और नॉन ह्यूमंस के लिए विच। सारे रूल्स आप जानते हो ऑलरेडी, है ना। फेलोशिप आपको बता देते हैं, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज आप जानते हो। फेलोशिप का मतलब होता है रिसर्च प्रोजेक्ट्स। आप फेलो बन जाते हो कॉलेज के, एक कॉलेज का पार्ट बन जाते हो, और आप कॉलेज की तनख्वाह पे, कॉलेज के नाम पे कुछ रिसर्च करते हो। अपने इंडिया में 2 तरह की फेलोशिप्स होती हैं, JRF और SRF, और भी होती होंगी, है ना। आपने सुना होगा JRF का एग्ज़ाम पास किया है, इनको 50,000 रुपये सरकार से स्टाइपेंड मिलता है और ये अपनी PhD कर रहे हैं, है ना। तो JRF SRF ये सब फेलोशिप होती हैं, जूनियर रिसर्च और सीनियर रिसर्च फेलोशिप्स। चलो आगे बढ़ते हैं। जो लोग टीचिंग के फील्ड में जाते हैं ज़रूर से फेलोशिप्स के लिए जो है ना ट्राई किया करें। कह द कॉन्सेप्ट एज सच इज नॉट एलियन टू द CUs। कह रहा है जो कॉन्सेप्ट है ना ये CUET का, कह रहा है एज सच अपनी इस फॉर्म में, कह रहा है ये जो कॉन्सेप्ट है एज सच अपनी इस फॉर्म में बिल्कुल भी एलियन नहीं है, बिल्कुल भी नया नहीं है, एलियन नहीं है। और किन के लिए, CUs के लिए। अब ध्यान देना, CUs कौन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC के द्वारा फंडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, है ना। CU किसकी फुल फॉर्म है, इसकी। तो कह रहा है ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पहले से जानती थी, इनके साथ ये होने वाला है। कॉन्सेप्ट की वर्ब है इज, एज सच का मतलब होता है अपनी इस फॉर्म में, इसको पर से भी बोलते हैं और इसको इन एंड ऑफ इटसेल्फ भी बोलते हैं। एडवांस वर्ड्स हैं, एडवर्ब्स हैं, कहीं आपको मिले तो समझ लेना जिस चीज़ की बात की जा रही है। हम यूँ कह रहे हैं कि अपनी इस फॉर्म में ये कॉन्सेप्ट जो है ना एलियन नहीं है। एलियन का मतलब होता है नया, अननोन।
एलियन टू मतलब कोई चीज़ आपके लिए अननोन है, और अगर आप उसको जानते हो तो क्या बोलोगे, फैमिलियर टू। इसका मतलब होता है नॉन। ध्यान देना, एलियन फैमिलियर एक दूसरे के एंटोनिम है, लेकिन दोनों के बाद में टू लगता है जब भी किसी चीज़ को नॉन या अननोन बताते हो। बढ़ेंगे आगे। कह रहा ओवर अ डजन CUs एडमिट स्टूडेंट्स टू अंडरग्रेड प्रोग्राम्स यूजिंग CU या सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUCET स्कोर्स। कह रहा है एक डजन से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, एक डजन से यानी 12 से ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं एडमिट करती हैं बच्चों को, एडमिशन देती हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, इस्तेमाल में लेते हुए इस प्रकार के एक टेस्ट के स्कोर को। आई बात समझ में? तो CUET तो अब लगेगा, लेकिन इसका एक पुराना भाई है, बड़ा भाई है CUCET, जो कि पहले चलता था, अभी भी चलता है। तो ऐसी 12 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो हैं वो पहले से ही CUCET के स्कोर को ले रही हैं। मैंने क्वेश्चन बनाए हैं कुछ कॉम्प्रिहेंशन पे, CUET, CU और CUCET में क्या जो है डिफरेंस है ना, यहाँ से आपका डिफरेंस जो है क्लियर हो जाएगा। CU की वर्ब एडमिट यूजिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, जब वो एडमिट करती हैं बच्चों को तब वो इस्तेमाल में ले रही होती हैं इस कोर्स को, स्कोर को। चलो, कह द प्रपोज्ड CUET in 13 languages seeks to make it mandatory for 45 CUs. There are 54 such institutions to conduct admissions using a single material national level test score. कह रहे जो भी ये CUET आया, ध्यान दे लेना, CUCET पहले से चल रहा था, अब आया है CUET। कह रहे जो प्रपोज्ड है, जिसको अभी प्रपोज किया गया कि ये आएगा, है ना। कह रहे ये प्रपोज CUET जो है प्लान्ड जो 13 लैंग्वेजेस में होगा, ये कोशिश करता है कि वो इस चीज़ को मैंडेटरी बनाए, ज़रूरी बनाए 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अभी तक वहाँ पे 54 ऐसी हैं, देयर आर 54 सच इंस्टीट्यूशंस। तो 54 में से 45 के लिए ज़रूरी बनाता है कि वो कंडक्ट करवाएं एडमिशन्स को, और कैसे, यूज़ करते हुए एक सिंगल नेशनल लेवल टेस्ट के स्कोर को। तो इससे 45 यूनिवर्सिटीज़ में आपको इस टेस्ट को दे करके ही एडमिशन मिलेगा। CUET की वर्ब है सीक्स, इंस्टीट्यूशंस की वर्ब है आर। देयर से क्लोज शुरू हुआ है, इसलिए वर्ब के बाद सब्जेक्ट रखा हुआ है। अब अच्छे से जानते हैं, देयर जो होता है डमी सब्जेक्ट होता है, किसी भी सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट वर्ब के बाद में रखा होता है। कह रहा दिस वुड स्पेयर एस्पायरेंट्स फ्रॉम टेकिंग मल्टीपल एंट्रेंस टेस्ट एंड ऑल्सो एलिमिनेट अनफेयर एडवांटेज गेन्ड फ्रॉम डिसप्रोपोर्शनेट स्कोर्स इन क्लास 12th। अभी अच्छाइयाँ गिना रहा है इस टेस्ट की। कह रहा है ये जो टेस्ट है ना, ये स्पेयर करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा। और किसको? एस्पायरेंट्स को, स्टूडेंट्स को। और किससे? फ्रॉम लगा के बता रहे हैं, टेक करने से, लेने से बहुत सारे टेस्ट को। टेक अ टेस्ट का मतलब होता है टेस्ट में अपीयर होना। टेक अ टेस्ट मतलब किसी टेस्ट को देना, है ना, लेना नहीं, देना। तो कह रहा है ये बचाएगा एस्पायरेंट्स को कि वो बहुत सारे टेस्ट में अपीयर होंगे, है ना, इस चीज़ से उनको बचाएगा। और साथ ही साथ ये एलिमिनेट कर देगा, ख़त्म कर देगा ज़रूरत से ज़्यादा एडवांटेज को, अनफेयर एडवांटेज को, जो मिलती है, गेन फ्रॉम होती है डिसप्रपोर्शनेट स्कोर से क्लास 12 में। डिसप्रपोर्शनेट क्या होता है? किसी बच्चे के 90% मार्क्स हैं, किसी बच्चे के 72% मार्क्स हैं, पर दोनों का दिमाग एक जैसा है ना, दोनों का इंटरेस्ट भी एक ही तरह के कोर्स में जाने का है। तो लेकिन मार्क्स के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होने की वजह से एक को मिल गया, दूसरे को नहीं मिला। समझ गई बात? तो क्लास 12 के मार्क्स की डिसप्रपोर्शनेट एडवांटेज जो है उसको भी ख़त्म कर देगा नया वाला टेस्ट। आई बात समझ में? दिस की वर्ब है वुड स्पेयर, दिस की दूसरी वर्ब है वुड एलिमिनेट। चलो, और कुछ देखने वाला है नहीं। स्पेयर एक स्ट्रक्चर बनाता है इंग्लिश में, स्पेयर समवन फ्रॉम समथिंग, इसका मतलब होता है सेव समवन फ्रॉम समथिंग। समझ में आई बात? स्पेयर मी फ्रॉम ट्रबल, मुझे ट्रबल से बचाओ। स्पेयर मी फ्रॉम योर लाइज, मुझे अपने झूठों से बचाओ, है ना, मुझे मत बताओ अपने झूठ, मुझे मत दिखाओ अपनी ट्रबल। स्पेयर समवन फ्रॉम समथिंग। चलो, करेक्ट क्रिटिक्स आर एविडेंटली व्यूइंग दिस डेवलपमेंट through the prism of the Narendra Modi government's obsession या preoccupation with pushing the one nation one standard maxim in different sectors। अब कह रहे क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं, आलोचक क्या कह रहे हैं? कह रहे आलोचक जो है जाहिरी तौर पे एविडेंटली या अपरेंटली ऑस्टेंसिवली देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को, पूरे डेवलपमेंट को, पूरे एपिसोड को। और कैसे? इस लेंस से, इस नज़रिए से, इस प्रिज्म से, थ्रू द प्रिज्म ऑफ, है ना, इस नज़रिए से। नज़रिया कौन सा है, लेंस कौन सा है? नरेंद्र मोदी की सरकार के उस ऑब्सेशन का, उस सनकीपने का, और किस चीज़ के साथ पुश करने का, इस प्रकार के एक मैक्सिम को, इस प्रकार के एक प्रिंसिपल को। और मैक्सिम क्या है? एक इंडिया एक स्टैंडर्ड, ठीक है। और कहाँ पे? डिफरेंट सेक्टर्स में, अलग अलग सेक्टर्स में। तो नरेंद्र मोदी की सरकार का एक ऑब्सेशन है कि सब चीज़ों को यूनिफॉर्म बनाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन हो, हर चीज़ यूनिफॉर्म हो, एक इंडिया एक ही चीज़। तो सब क्रिटिक्स यही कह रहे हैं कि ये अपने सनकीपने में ही इस काम को भी कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को तवज्जो दिए बिना। अब वो बाकी चीज़ें आगे आएंगी नेक्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है ना।
क्रिटिक्स की वर्ब है आर व्यूइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एविडेंटली मतलब जाहिरी तौर पे, अपरेंटली या ऑस्टेंसिवली, थ्रू द प्रिज्म ऑफ, थ्रू द लेंस ऑफ या थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ, इसको लिख देना फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, है ना, फ्रॉम, थ्रू भी लगता है फ्रॉम भी लगता है। इन तीनों का मतलब होता है इस नज़रिए से, है ना, आप इस घटनाक्रम को किस नज़रिए से देखते हैं, फ्रॉम वट पर्सपेक्टिव डू यू सी दिस डेवलपमेंट, या फ्रॉम वट या थ्रू वट लेंस डू यू सी दिस डेवलपमेंट। तो ये तीनों स्ट्रक्चर एक जैसी हैं, बार बार आपको मिलेंगी, एक ही बात है, इनका मीनिंग एक ही है। ऑब्सेशन संकीपना, फिक्सेशन, मेनिया, कीननेस, प्रीऑक्यूपेशन। मैक्सिम का मतलब डोगमा, एडिक्ट, डॉक्ट्रिन, प्रिंसिपल, याद है ना, प्रीसेप्ट, कोई प्रिंसिपल या बिलीव, मैक्सिम। कह रहा है, अब देखो कह रहा है आगे इनकी गलती भी नहीं है सरकार की, कह रहा है बट लेकिन एज अर्ली एज 1984 द माधुरी आर शाह कमेटी लुकिंग इनटू द वर्किंग्स ऑफ सीयू रेकमेंडेड अ नेशनल मेरिट एग्जामिनेशन। कह रहा है लेकिन क्रिटिक्स जो है, आलोचक एक बात को भूल गए, वो बात ये है लेकिन कि 1984 में ही, एज अर्ली एज 1984, 1984, इसका मतलब है 1984 में ही एक कमेटी थी माधुरी आर शाह जो लुक इनटू कर रही थी, जो अंदर झांक करके देख रही थी, इन्वेस्टिगेट कर रही थी वर्किंग को, कामकाज को, काम करने के तरीके को सीयूज के। कह रहे इस कमेटी ने रेकमेंड किया था नेशनल मेरिट के एग्जामिनेशन को। तो कह रहे क्रिटिक्स को ये बात पता नहीं है, शायद वो नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं कि ये सनकी हैं इस काम को लेकर के, लेकिन 1984 में एक दूसरी कमेटी ये काम के लिए रेकमेंड कर चुकी है। कमेटी की वर्ब है रेकमेंडेड, द लगा हुआ है इसके आगे। ये माधुरी आर शाह अब किसी पर्सन का नाम नहीं रहा है, ये कमेटी का नाम बन चुका है ना। इंसानों के नाम के आगे तो द नहीं आता, लेकिन ये माधुरी आर शाह कमेटी है, सरकारी कमेटी है, देखो सी बड़ा है तो उसके आगे द लगा हुआ है। लुक इनटू करना, इन्वेस्टिगेट करना, किसी चीज़ की छानबीन करना। इन्वेस्टिगेट के बाद में इनटू नहीं आएगा, लेकिन लुक इनटू ऐसे बन जाता है, ठीक है ना, दोनों सिनोनिम है, लेकिन ये इनटू के साथ, इन्वेस्टिगेट बिना इनटू के। चलो कह रहा है इन द इंस्टेंट केस द यूजीसी हैज़ क्लैरिफाइड द एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ रिजर्वेशंस इन इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ वुड नॉट बी डिस्टर्ब। कह रहा है हालिया जो केस है, इंस्टेंट जो केस है, इस मोमेंट में जो केस है, इसमें यूजीसी ने क्लैरिफाई किया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इस चीज़ पे सफाई दी है कि हाल में जो स्कीम चल रही है, एग्जिस्टिंग जो स्कीम चल रही है आरक्षण की, रिजर्वेशन की, और किस में, इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ में, कह रहा है इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, ये स्कीम वैसे की वैसी चलती रहेगी। तो आरक्षण तो ज्यों का त्यों बना रहेगा, बस कह रहा है यूजीसी कि हम नया एक टेस्ट लगाएंगे जिसमें नए तरीके से जो है एडमिशन मिलेगा। यूजीसी की वर्ब है हैज़ क्लैरिफाइड, स्कीम की वर्ब है वुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड, एग्जिस्टिंग स्कीम वुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। चलो आ जाओ इस इंस्टेंट नाम के वर्ड पे। देखिए इंस्टेंट का मतलब होता है मोमेंट, पल, क्षण, हिंदी में बोलते हैं क्षण या मोमेंट। आपने सुना होगा इन दिस मोमेंट या ऑन दिस इंस्टेंट, आ रही है बात समझ में, इन दिस इंस्टेंट, इस मोमेंट पे। अब देखो ये तो नाउन फॉर्म है इसकी, इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया इंस्टेंट, है ना, या ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया इंस्टेंट, लेकिन इंस्टेंट एक एडजेक्टिव भी होता है। आपने सुना होगा इंस्टेंट नूडल्स, कौन से नूडल्स, इंस्टेंट नूडल्स। नूडल्स के लिए एडजेक्टिव का काम करेगा इंस्टेंट, और यहाँ पे बताएगा क्विक। ऐसे नूडल्स जो बड़ी जल्दी बनते हैं, क्विकली बनते हैं, वो बनते हैं इंस्टेंट नूडल्स, है ना। और दूसरा एडजेक्टिव फॉर्म में इसका मीनिंग एक और भी होता है, वो होता है ऑफ प्रेजेंट, समथिंग रिलेटेड टू प्रेजेंट, जो इस मोमेंट से जुड़ा हो वो भी इंस्टेंट कहलाता है। तो नाउन फॉर्म से इसने एक और एडजेक्टिव फॉर्म में मीनिंग डिराइव किया है अपना, किसी मोमेंट से, प्रेजेंट से जुड़ी हुई चीज़ कहलाती है इंस्टेंट। ये वर्ड मैं खबरी पे ही करवाऊंगा, 1 या 2 दिनों में डिटेल लेक्चर आपको मिल जाएगा 5 से 7 मिनट का, है ना। अभी आप इसके मीनिंग निकाल लो। अच्छा, इनसे जुड़ा हुआ एक और वर्ड है मिलता हुआ, वो वर्ड है इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब होता है अकरेंस, घटना, ठीक है। इंस्टेंस वर्ड का इंस्टेंट वर्ड से कोई भी कनेक्शन नहीं है। इंस्टेंस का मतलब होता है घटनाक्रम, इंस्टेंट का मतलब होता है इस मोमेंट पे या बहुत जल्दीबाजी में हुआ काम। आगे बढ़े। अब यहाँ पे इंस्टेंट केस से यही बताना चाह रहा है कि इस इंस्टेंस वाला केस है ना, जो केस अभी हमारे हाथ में है, इस मोमेंट पे हमारे सामने खड़ा है, इंस्टेंट केस। चलो आगे कह रहा है येट द सीयूईटी मे नॉट क्वालिफाई एज अ होलसम डिटर्मिनेंट ऑफ मेरिट गिवन द एजुकेशनल एंड रीजनल डिस्पैरिटीज इन इंडिया। कह रहा है फिर भी सीयूटी हो सकता है क्वालिफाई ना करे एक अच्छे डिटर्मिनेंट के तौर पे, एक अप्रोप्रिएट निर्धारक के तौर पे मेरिट का। क्यों? कह रहा है देखते हुए गिवन इस चीज़ को, और चीज़ क्या है, एजुकेशनल और रीजनल डिस्पैरिटीज जो हैं इंडिया में, शैक्षणिक और क्षेत्रीय असमानताएं जो हैं भारत में। आई बात समझ में। कोई आदमी किस एरिया से है जहाँ पे इंटरनेट भी नहीं है, कोई आदमी सीबीएसई से पढ़ा है, कोई स्टेट बोर्ड से पढ़ा है, ठीक से पढ़ा भी नहीं है, तो ये हो सकता है सही क्राइटेरिया ना बनाए इस तरह का एक टेस्ट। सीयूटी की वर्ब है मे नॉट क्वालिफाई, डिटर्मिनेंट आप जानते हैं, होलसम मतलब जो एप्रोप्रिएट हो, सेलिब्रियस हो, सैल्यूटरी हो, है ना, सही हो, हर दिशा से सही हो। डिस्पैरिटी मतलब
इनइक्वालिटी, ये वर्ड बना डिस प्लस में पैरिटी से। पैरिटी मतलब बराबरी, डिसपैरिटी मतलब असमानता, यानी कि बराबरी ना होना, डिसपैरिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आपसे कर रहे हैं यहाँ पे, गिवन की जगह गिवन दैट, आपको खाली 2-3 वर्ड्स में आंसर करना है। गिवन की जगह गिवन दैट क्यों नहीं लग सकता यहाँ पे? गिवन दैट भी तो लग सकता है ना। कौन सा ऐसा रूल है जो कहता है कि यहाँ पे गिवन दैट नहीं लगेगा? सबको आना चाहिए, कमेंट सेक्शन में अपडेट करो, कई बार कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को। चलो बढ़े आगे। कह रहा वाइल अ वास्ट मेजोरिटी स्टडी इन स्टेट बोर्ड्स द टेस्ट वुड बी बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी सिलेबस फॉलोड लार्जली इन सीबीएसई स्कूल्स। कह रहे जहाँ एक वास्ट मेजोरिटी जो है वो स्टडी करती है बच्चों की स्टेट बोर्ड्स में, ये टेस्ट जो है ये बेस्ड होगा एनसीईआरटी के सिलेबस पे, जो फॉलो किया जाता है मोटे तौर पे सीबीएसई के स्कूलों में। तो ये प्रॉब्लम है सबसे पहली। स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए हैं सरकारी स्कूलों से, उनको क्या पता सीबीएसई का सिलेबस ही क्या होता है ना। तो इस समस्या से पहले निजात पाना पड़ेगा। टेस्ट की वर्ब है वुड बी बेस्ड ऑन, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में और कुछ है नहीं यहाँ पे, ये पैसिव वॉइस में है। मेजॉरिटी अपने साथ में सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब्स लेती है। मेजॉरिटी माइनॉरिटी, यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाई गई है। ये एक कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना। कलेक्शन जब लोगे तब तो सिंगुलर वर्ब, और अगर वैसे लोगे तो प्लूरल वर्ब, जैसे टीम है, ऑडियंस है, कमिटी है, वैसे ही मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। कह रहा द पॉलिसी लिमिट्स द क्लास 12th मार्क्स एज अ क्वालिफिकेशन बेंचमार्क एंड नॉट अ को डिटर्मिनेंट ऑफ मेरिट। आगे कह रहे पॉलिसी लिमिट करती है क्लास 12 के मार्क्स को एक क्वालिफिकेशन बेंचमार्क के तौर पे, क्वालिफाई करने की कसौटी के तौर पे, और ना कि को डिटर्मिनेंट के तौर पे, मेरिट के निर्धारक के तौर पे नहीं, को निर्धारक के तौर पे नहीं, बल्कि एक क्वालिफिकेशन के जो है तो क्राइटेरिया के तौर पे। तो पहले वाली पॉलिसी में हो सकता है कि क्लास 12 के मार्क्स को बहुत ज़्यादा वेटेज मिलती हो, लेकिन इस पॉलिसी में तो 0 वेटेज है, सिर्फ क्वालिफाई करवाएगा आपको, बाकी और इसका कोई जो है वेटेज नहीं मिलता है। पॉलिसी की वो है लिमिट्स। बेंचमार्क मतलब क्राइटेरियन है ना, कसौटी। कह रहा विद द टेस्ट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड जस्ट अहेड ऑफ एन एडमिशन सीजन स्टूडेंट्स हुज लर्निंग प्रोसेस वॉज डिसरप्टेड बाय कोविड-19 में फाइंड इट चैलेंजिंग। कह रहा इस चीज़ के साथ ही, विद किसके? टेस्ट के इंट्रोड्यूस होने के साथ ही बिल्कुल पहले एक एडमिशन सेशन के, सीजन के। तो अभी टेस्ट आने वाला है, सीजन भी होने वाला है एडमिशन का। कह रहे इस टेस्ट के अभी इंट्रोड्यूस होने के साथ ही वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जिनकी लर्निंग प्रोसेस जो है डिस्टर्ब हुई थी कोविड-19 के द्वारा, हो सकता है वो फाइंड करें इस चीज़ को चैलेंजिंग, इस चीज़ को और ज़्यादा मुश्किल। जिनके पास फ़ोन वोन नहीं था, जो नहीं पढ़े, ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली, उनके लिए ये टेस्ट बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल भी तैयारी का टाइम बचा नहीं है। स्टूडेंट्स की वर्ब है मे फाइंड, लर्निंग प्रोसेस की वर्ब है वॉज डिसरप्टेड। और कुछ देखने वाला है, टेस्ट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, समझ रहे हो? यहाँ पे पार्टिसिपल लगा हुआ है, और कैसे लगा हुआ है? जो है पैसिव फॉर्म में। टेस्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ना, है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लेकिन पैसिव फॉर्म में। चलो कह रहा है एजुकेशन मिनिस्टर्स फ्रॉम तमिलनाडु, मेघालय एंड आंध्र प्रदेश हैव फ्लैग्ड सम लेजिटिमेट कंसर्न्स। कह रहा है शिक्षा मंत्री जो हैं इन तीनों स्टेट्स के, इन्होंने भी फ्लैग किया है, इशारा किया है, ध्यान खींचा है कुछ जायज़ चिंताओं की तरफ, लेजिटिमेट कंसर्न्स की तरफ। लेजिटिमेट मतलब वैलिड, जेन्युइन, जो जायज़ हो, जो लेजिटिमेट हो। कंसर्न मतलब चिंता। मिनिस्टर्स की वर्ब है हैव फ्लैग्ड। फ्लैग का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ इशारा खींचना, ड्रॉ करना, टेंशन को हाईलाइट करना किसी चीज़ को, और नेसेसरली वो चीज़ आपको नेगेटिव ही मिलेगी। अच्छी चीज़ों को फ्लैग नहीं किया जाता, अच्छी चीज़ों के ऊपर जो है प्रकाश डाला जाता है ना, बुरी चीज़ों को फ्लैग किया जाता है। तो एक नेगेटिव वर्ड है, गलत चीज़ की तरफ ध्यान खींचने की तरफ जो है इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं। कह रहा है अब ये बताएगा क्या क्या वो गलत चीज़ है। कह रहा है इन द नॉर्थ ईस्ट द आर्गूमेंट अबाउट द टेस्ट पॉसिबली अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट डोमिसाइल्स टू सिक्योर एडमिशन इन एन यूनिवर्सिटी इन द रीजन कैन नॉट बी इग्नोर्ड। कह रहा है नॉर्थ ईस्ट में जो आर्गूमेंट है, नॉर्थ ईस्ट में ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये जो दलील है, और किस बारे में? टेस्ट के संभावित तौर पे अफेक्ट कर देने के, प्रभावित कर देने के, भलाई को, इंटरेस्ट को स्टेट के डोमिसाइल्स की, स्टेट में रहने वाले बच्चों की। डोमिसाइल्स मतलब मूल निवासी हैं जो स्टेट के डोमिसाइल करते हैं। और किस चीज़ में भाई अफेक्ट करेगा? इनके इंटरेस्ट को सिक्योर करने में, एडमिशन को किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर इसी रीजन की, नॉर्थ ईस्ट की। कह रहा है इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो अभी नॉर्थ ईस्ट में अलग से रिजर्वेशन चलते हैं। कोई गैंगटॉक का बच्चा है, कोई त्रिपुरा का बच्चा है, तो उसको त्रिपुरा गैंगटॉक की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जब ऑल इंडिया चलेगा सारा एडमिशन का प्रोसेस,
तो हो सकता है कोई जयपुर वाला भी त्रिपुरा में चला जाए, तो उन बच्चों को अपने घरों में सीट्स नहीं मिलेंगी जो उनको अभी मिलती आ रही हैं रिजर्वेशन के थ्रू। आर्गुमेंट की वर्ब है कैन नॉट बी इग्नोर्ड पैसिव वॉइस में। और कुछ है देखने वाला? अफेक्ट करना मतलब प्रभावित करना, इम्पैक्ट करना। ये टेस्ट जो है अफेक्ट करेगा इंटरेस्ट को। करा देर आर जेन्युइन एप्रीहेंशंस अबाउट CUET सर्विंग एज अ प्रिकर्सर टू इंट्रोड्यूसिंग a nationwide entrance test for all undergrad courses. The UGC has said all institutions are free to use the test scores for admissions. कह रहा ऐसे भी कुछ आशंकाएं हैं, देर आर जेन्युइन एप्रीहेंशंस, ऐसे भी डर या आशंकाएं या शक हैं लोगों को, एप्रीहेंशंस हैं। अच्छा किस टाइप के भाई? इस टाइप के, अबाउट इस CUT टेस्ट के सर्व कर देने के एक प्रिकर्सर को, इस CUT टेस्ट के बन जाने के एक ओवरचर को। प्रिकर्सर, ओवरचर किसी चीज़ का प्रिलिमिनरी स्टेज है ना, तो ये CUT बन सकता है एक प्रिलिमिनरी स्टेज इंट्रोड्यूस करने का पूरे देश में, पूरे भारत में एक ही एंट्रेंस टेस्ट को सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। और कह रहा है अब इसका कथन, इस पूरे स्टेटमेंट का प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है कि UGC ऐसा कह भी चुका है कि सारे इंस्टीट्यूशंस फ्री हैं, वो भी आज़ाद हैं कि यूज़ कर सकते हैं इस टेस्ट को। तो आज वो फ्री हैं, कल वो मजबूर हो जाएंगे। आज उनको कहा जा रहा है कि आप कर सकते हो, कल उनको ये भी कहा जाएगा कि आपको करना पड़ेगा, प्राइवेट कॉलेज को भी करना पड़ेगा। तो ऐसा भी डर है कि ये सारी चीज़ें जो है बड़े स्केल के ऊपर बहुत सारे बच्चों को प्रभावित कर सकती है आने वाले टाइम में। एप्रीहेंशंस की वर्ब है आर, UGC की वर्ब है सेड, इंस्टीट्यूशंस की वर्ब है आर। सर्विंग यहाँ पे CUET के लिए आया, एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रीकर्सर टू, ओवरचर टू, याद है ना आपको? द वर्ड फियर्स दैट रशिया यूक्रेन वॉर माइट बी एन ओवरचर और प्रीकर्सर टू वर्ल्ड वॉर थर्ड। दुनिया ऐसा डर रही है, फियर कर रही है कि रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, हो सकता है वो एक इंट्रोडक्शन हो, एक ओवरचर हो, एक प्रीकर्सर हो, एक प्रीलिमिनरी स्टेज हो वर्ल्ड वॉर 3 की। चलो वर्ड्स को यूज़ करो, दिमाग में बैठेंगे। इट हैज़ been sufficiently demonstrated that common entrance tests spawn the coaching industry and induce cost-heavy hybrid courses from class 6 onwards, creating a divide between the haves and the have-nots. अभी देखो ये बहुत अच्छी लाइन बताई है इसने और बहुत जेन्युइन बात है ये। कह रहा है ये भी सफिशिएंटली डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया जा चुका है, इस चीज़ के ऊपर भी पर्याप्त हमारे पास प्रमाण है, काफ़ी सारे हमारे पास सबूत हैं इस चीज़ के भी। क्या दिखाया गया, क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया गया? दैट वो ये कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है ना वो स्पॉन करते हैं, एंजेंडर करते हैं, जनरेट करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कोचिंग इंडस्ट्री को, और ये इंड्यूस करते हैं, भड़काते हैं, ट्रिगर करते हैं हैवी कोस्ट हैवी हाइब्रिड कोर्सेज को। और कहाँ से? 6वीं कक्षा के बाद से ही 6th स्टैंडर्ड के ऑनवर्ड्स ही। और कैसे? क्रिएट करते हुए एक खाई को, एक डिवाइड को, हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में, अमीर और गरीब के बीच में। तो आजकल ये बेवकूफ़ाना ट्रेंड चल रहा है ना, 6वीं क्लास से ही बच्चे को IIT की तैयारी करवाई जा रही है। 6वीं क्लास के बच्चे को अगर आपने कोचिंग सेंटर वाले दिमाग में आपके डाल देते हैं कि 6वीं क्लास से बच्चे ने IIT की तैयारी शुरू नहीं की तो IIT में नहीं जाएगा। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है कोचिंग इंडस्ट्री का, इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से और ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा भी लोगों को डर लगता है। और ये इट हैज़ बिन ऑलरेडी डिमॉन्स्ट्रेटेड। इट की वर्ब हैज़ बिन डिमॉन्स्ट्रेटेड, एंट्रेंस टेस्ट की वर्ब है स्पॉन, स्पॉन आप जानते हैं किसी चीज़ को पैदा करना। टेस्ट की दूसरी वर्ब है इंड्यूस, है ना। क्रिएटिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, जब ये इंड्यूस करते हैं, स्पॉन करते हैं, तभी ये एक डिवाइड को, एक खाई को भी बना रहे होते हैं इन तरह के लोगों के बीच में। हैव्स और हैव नॉट्स दो इनफॉर्मल वर्ड्स हैं। हैव्स का मतलब होता है जिनके पास कुछ है, जो हैव करते हैं मतलब रिसोर्सफुल पीपल, रिच पीपल। और हैव नॉट्स मतलब जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना ज़मीन है ना पैसा है, पुअर पीपल। ठीक है, चलो वो क्या अच्छी आज कर द कंट्री हैज़ miles to go in enabling access to entry level higher education and bridging the gender and economic gap in its university portals। ये लाइन आपको किसी भी एजुकेशन पे ऐसे लिखने को मिले उसमें बड़े अच्छे से आप चिपका सकते हो, ध्यान से समझना। कंट्री अभी भी बहुत दूर है, दिल्ली अभी भी बहुत दूर है, देश अभी भी माइल्स दूर है, कोसों दूर है। और किस चीज़ में भाई? आगे जाने में, इनेबल करने में, एक्सेस को, पहुँच को एंट्री लेवल हायर एजुकेशन में, और ब्रिज करने में, ब्रिज करना मतलब फिल करना, और किसको? जेंडर और इकोनॉमिक गैप को, जेंडर और आर्थिक खाई को यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स में। तो अभी तो बहुत दूर है कंट्री हमारी, एंट्री लेवल हायर एजुकेशन मिलती नहीं है लोगों को। बहुत सारे लोग 12वीं के बाद आगे बढ़ते ही नहीं है ना, फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आते ही नहीं है, और बहुत सारी लड़कियां नहीं आती हैं खास करके, और बहुत सारे गरीब लोग तो आ ही नहीं पाते हैं। तो ये गैप्स तो अभी फुलफिल हुए ही नहीं। उसके बाद आप इस तरह के टेस्ट जो है ला सकते हो, इनको फिल करने के बाद। कंट्री की वर्ब है हैज़
एक्सेस टू आप जानते हैं किसी चीज़ के लिए आपकी पहुंच। ब्रिज करना मतलब खाई को पाटना, ब्रिज द गैप। अब देखो ब्रिज को प्लग भी बोलते हैं, फिल भी बोलते हैं, गैप को फिशर और कैसम भी बोलते हैं। खाई को पाटना है ना, तो ब्रिज द गैप बोल दो, ब्रिज द प्लग बोल दो, ब्रिज द फिशर बोल दो, ब्रिज द कैसम बोल दो, फिल द गैप बोल दो, फिल द कैसम बोल दो, प्लग द फिशर बोल दो। ये 6 इडियम्स 6 फ्रेजेज आपके बन जाते हैं इन 3 4 6 जो है वर्ड से। ठीक है, बात आ रही है समझ में? कह रहा है इन सच सर्कमस्टांसेस इट नीड्स टू बी डिस्पैशनेटली एग्जामिन्ड इफ प्रिस्क्राइबिंग अ सिंगल एंट्रेंस टेस्ट एज अ सोल डिटर्मिनेंट ऑफ मेरिट either for CUs और द हायर एजुकेशन सिस्टम एज अ होल इज pragmatic। कह रहा है अभी भी इस चीज़ को डिस्पैशनेटली एग्जामिन करने की ज़रूरत है। इस चीज़ को ज़रूरत है कि हम बिना किसी पैशन के, बिना किसी भेदभाव के और इमोशन के एग्जामिन करें। और किस चीज़ को? चीज़ ये है कि जो प्रिस्क्राइब करने का काम है, जो स्पेसिफाई करने का काम है, एक सिंगल टेस्ट को अकेले निर्धारक के तौर पे मेरिट लिस्ट के, चाहे बात हो CU की, आइदर फॉर CUs और फिर हायर एजुकेशन सिस्टम की पूरी तरीके से एज ए होल, है ना, मोटे तौर पे। कह रहे ये जो काम है अपने आप में प्रैग्मेटिक है या नहीं, अपने आप में व्यवहारिक है या नहीं। आई बात समझ में? बिना किसी भेदभाव, बिना किसी आइडियोलॉजी के, डेटा के बेस पे आपको एग्जामिन करके देखना है कि क्या ऐसे टेस्ट लॉन्ग टर्म में देश को फ़ायदा देंगे या नुकसान देंगे। इट की वर्ब नीड्स टू बी एग्जामिन, यहाँ पे पैसिव इन्फिनिटिव है। इसको एग्जामिन किए जाने की ज़रूरत है, इसको एग्जामिन किया जाएगा, इसके ऊपर काम होगा, इसलिए टू प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इट ही काम कर रहा होता तो यहाँ पे लिखा होता टू एग्जामिन, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। जानते हो ना आप इन्फिनेटिव का चक्कर। चलो, प्रैग्मेटिक एम्पेरिकल जो मतलब व्यवहारिक हो। चलिए यहीं रैपअप करेंगे सेशन को, थोड़ा लंबा हो गया आज की क्लास जो है। वोकैब अच्छी थी और वैसे ओवरऑल आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। अपने क्विज पे आ जाओ। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ पाओ। अब ठीक है ना? और बड़ा कर देते हैं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब मेरे ख्याल से ठीक से पढ़ पाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से आपसे पूछ रहा है कौन सा नेगेटिव इम्प्लीकेशंस का पार्ट नहीं है CUET का। अगर CUT टेस्ट को लाया गया तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो नेगेटिव इम्प्लीकेशन नहीं बनेगी, गलत परिणाम नहीं बनेगी। भाई आपने अच्छे से आर्टिकल पढ़ा है ना आंखें खोल के, तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कुछ बताने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है इसमें कुछ बताने की? पहला पूछा है आपसे कोचिंग सेंटरों का पैदा होना, अरे बिल्कुल है ये नेगेटिव, है ना, नेगेटिव। कोचिंग सेंटर आ जाते हैं महंगे महंगे कोर्स लेकर के, बिल्कुल नेगेटिव इम्प्लीकेशन है। दूसरा, इंजस्टिस होगा उन बच्चों से जो स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं, बिल्कुल है। वो बच्चों को इंग्लिश तो आती नहीं, CBSE का हाईली क्वालिफाइड सिलेबस तो उन्होंने देखा ही नहीं, तो इन बच्चों के साथ नेगेटिव हो जाएगा। तीसरा, वायलेशन होगा रिकमेंडेशन का माधुरी आर शाह कमेटी की। अरे सर कोई वायलेशन नहीं होगा, माधुरी आर शाह कमेटी ने तो कहा था कि CUET को लेकर के आओ। माधुरी आर शाह की कमेटी तो खुश हो जाएगी इस जो है पॉलिसी के, इस टेस्ट के आते ही कि हमारी बात को सरकार ने मान लिया। तो पहली बात तो वायलेशन हो नहीं रहा, पहली बात तो वायलेशन हो नहीं रहा। दूसरा, अगर हो भी रहा होता तो क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस था, किस चीज़, इससे क्या देश का क्या नुकसान हो जाता। तो बात आ रही है समझ में? C वाला जो है मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है, नेगेटिव नहीं है। C आपका आंसर हो गया। अच्छे से आर्टिकल पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता ये सुनने की ज़रूरत भी आपको पड़ रही होगी, आप खुद से ही आंसर्स निकाल रहे होंगे। सेकंड वाला जैसे मैं आपको नहीं करवाऊंगा। CUET, CET और CU में क्या फ़र्क होता है, तीनों की आपस में क्या रिलेशनशिप है। आर्टिकल अच्छे से पढ़ा है, आप ऑलरेडी जानते हो। एक वो टेस्ट है जो भी लाया जाएगा, एक वो टेस्ट है जो पहले से था, और एक ये वो है जिसमें टेस्ट को लगाया जाएगा। ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो चारों में से सही वाली को निकाल लो। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डाल रहा हूँ, वहाँ से चेक कर लेना, मेरा आंसर अपना आंसर मैच कर लेना। ठीक है। थर्ड है वोकैब का, मैंने आपको बताया था इंस्टेंट नाम का वर्ड, इस वर्ड को कैसे यूज़ करते हैं, नाउन फॉर्म में, एडजेक्टिव फॉर्म में। और एक वर्ड मैंने आपको बताया था इंस्टेंस नाम का। ठीक है, इसका मतलब होता है घटनाक्रम, अकरेंस। अब होगा क्या, इन दोनों में से एक जगह इंस्टेंट नाम का वर्ड गलत तरीके से यूज़ हुआ है। ठीक है, आपको चेक करना है कहाँ पे गलत तरीके से यूज़ हुआ है, वो वाला आपका आंसर नहीं है, जहाँ सही हुआ है वो आपका आंसर है। ठीक है। दूसरे में इंस्टेंस नाम का वर्ड बिल्कुल सही बैठेगा, मैंने आपको हिंट भी दे दी। जहाँ पे इंस्टेंट नाम का वर्ड गलत है ना, वहाँ पे इंस्टेंस नाम का वर्ड बिल्कुल ठीक बैठेगा। कमेंट्स में आंसर है, जाके चेक कर लो, हिंट के साथ में डाल रहा हूँ। अब इसमें भी ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा दिक्कत क्या होगी आपको इसमें। आपसे छोटा सा क्लोज टेस्ट है, पहले आपसे यहाँ पूछा है कि ए या एन, इसके बाद में क्या वर्ड लगाएं। एक सेकंड रुक जाओ, इसको मैं सही लाइन में ले आऊँ। ठीक है, ए या एन के बाद में यहाँ कौन सा वर्ड लगाएं,
ओवरचर टू लिखें, प्रिकर्सर ऑफ लिखें, होलसम लिखें, प्री ऑक्यूपेशन लिखें। और दूसरे में आपसे यहाँ पूछा है कौन सा इन्फिनेटिव लगाएं, एक्टिव लगाएं या पैसिव लगाएं। एक्टिव इन्फिनेटिव, पैसिव इन्फिनेटिव का नीड आप जानते हो और इनकी फॉर्म भी आपको आनी चाहिए, अभी लास्ट में हमने डिस्कस किया क्लास के। 5 क्वेश्चंस हैं, सबके आंसर्स कमेंट्स में है, सब लोग ट्राई करेंगे। कमेंट्स में हिंट्स के साथ आंसर्स डाल रहा हूँ। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू अपनी एप्लीकेशन या रिलेटिंग टू कोर्सेज, जा करके नंबर है इस पर व्हाट्सअप करो, मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देती है सुबह शाम में। कोर्सेज का फ़ायदा ले सकता। चलिए, अंटिल देन एक लाइक और एक शेयर, साइनिंग आउट।